तो पहला पहला हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे ध्वनि, हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कौन सा दोस्तों? ध्वनि, हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, तो आइए इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ध्वनि में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको अंडरलाइन कर दूंगा। इसमें स्वरों की संख्या 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और दो अयोग्य वाहक अंग और अ हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, और दो अयोग्य वाहक अंग और अ हैं। ठीक है, दो द्विगुण ध, ड और ढ है। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण छत्र, अत्र, अज्ञा और स है। ठीक है, एक मिनट, ये चीज को भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या है? बताइए, भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, यूपीएसआई 2016 में आया हुआ है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्व सार्थक इकाई वाक्य। वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से भी छोटी इकाई पद शब्द है। पद शब्द से भी छोटी इकाई अक्षर है। और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर रा और म। ठीक है, इसमें 4 वर्ण र, फिर आ, फिर आधा म और फिर अ है। ठीक है, राम में 2 वर्ण है, मतलब 4 वर्ण है। ठीक है, 2 अक्षर है और 4 वर्ण है। ये इसका 2 अक्षर है राम में। ठीक है, राम और म, और 4 वर्ण कितने हैं? र, आ, म, अ है। ठीक है, कि शब्द भाषा सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई है। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बताइए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे उच्चारित स्वरूप को ध्वनि कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में 52 है। इनके स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? बताइए, 52 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है। हिंदी भाषा के लिए वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, स्वर कितने हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अम 11 है। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं? क वर्ग में कौन कौन है? क, ख, ग, घ, अंग 5 है। च वर्ग में कितने आएंगे? च, छ, ज, झ, इ 6 है। ठीक है, 5 है इसमें। और ट वर्ग में कितने आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, अड़ 5 है। त वर्ग में कितने आएंगे? त, थ, द, ध, न 5 है। प वर्ग में कितने आएंगे? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसमें भी 5 है। ठीक है, अंतस्थ में कौन है? य, र, ल, व अंतस्थ। ठीक है, उसमें कौन है? स, श, स, ह, ये उसमें है। बोलते समय ज्यादा ध्वनियां निकलती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कितने हैं? छत्र, अत्र, अज्ञा। ठीक है, अज्ञा, स्रव। ठीक है, छत्र, अत्र, अज्ञा, स्रव। ठीक है, 4 है। अयोग्य भाग कितने? अंग और अ 2 अयोग्य भाग के। द्विगुण कितने हैं? ढ और ढ 2 द्विगुण है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। ठीक है, हिंदी में ध्वनियां कितनी प्रकार की होती है? बताइए, हिंदी में ध्वनियां कितनी प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के भेद कितने हैं? 2। ठीक है, नेक्स्ट है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, स्वतंत्रता से होता है। ठीक है, और जो स्वतंत्र के उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आई हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्या व्याख्या पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक निबंध योजना व्याकरण कहते हैं तथा भाषा के क्षेत्रीय रूप
बोली कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बताइए। अब आपको आ जाना चाहिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ए, ऋ, सी, ए, ओ, औ, ठीक है। अंग और द्विगुण होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है बताइए, कौन स्वर नहीं है इसमें, इसमें से देख के बता दीजिए कौन स्वर नहीं है। कहाँ गया, हाँ, इसमें देख के बताइए कौन सा स्वर नहीं है। ये अ भी है, ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ। ये अ भी है इसमें, ठीक है, और ये ए भी है इसमें, और ये उ भी है इसमें। कौन नहीं है इसमें, यहाँ जो है इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये स्वर नहीं हुआ, ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो च वर्ग का पंचमाक्षर है, ठीक है। कौन स्वर नहीं है बताइए, कौन स्वर नहीं है। दोस्तों साफ साफ दिखा है, ब जो है स्वर नहीं है, ठीक है। उपयुक्त विकल्प में ब स्वर नहीं है, ये एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग के द्वितीय व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है बताइए, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। जो ओ है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वर वर्ण जो होते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है जिनका उच्चारण निम्न है। ह्रस्व से कौन कौन से, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये ई, उ, ऋषि इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर वे दो समान मूल स्वर योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ किससे बना है, अ और अ से बन गया है आ, ठीक है। अ और अ से क्या बना है दोस्तों, आ बना है, ठीक है। एक मिनट, अ और अ से बना आ, ई बड़ी ई जो बना है ई और ई से, ठीक है। उ और उ से मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर किन्हें कहेंगे, संयुक्त स्वर जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से निर्मित स्वरों का निर्माण संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे कि ए में क्या है, अ और ई संयुक्त है, ठीक है, तो ए बन जाता है, ठीक है। ए कैसे बनता है, अ और ए से ए बनता है। ओ कैसे बनता है, अ और उ से ओ बन जाता है। अ कैसे बनता है, अ और अ से अ बनता है, तो संयुक्त स्वर कहते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। एक बार पीछे देखिए, संयुक्त स्वर कहते हैं दो असमान स्वरों के परस्पर जुड़ने से संयुक्त स्वर बनता है। दीर्घ स्वर कैसे बनता है, दो समान मूल स्वरों के जुड़ने से दीर्घ स्वर बनता है। और जो ह्रस्व स्वर है वो एक मूल स्वर होता है जो ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है, वो किसी से जुड़ने से नहीं बनता है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है बताइए, दीर्घ स्वर आप समझ गए, दीर्घ स्वर ई है, ठीक है। दीर्घ स्वर जो दो समान स्वरों से मिलने से बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है बताइए, दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, आ जो है वो दीर्घ स्वर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त स्वर है, डी जो है वो ए ये संयुक्त स्वर है। दोनों असमान स्वरों के मिलने से बने हुए, तो असमान स्वरों से जो मिलते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा का रहता है, ठीक है। इसमें मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद है। आपको हमें बताया कि पहला है हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण से एक मात्र समय लगते हैं उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋषिरा, हर्ष स्वर। इनमें एक मासिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, मात्रिक स्वर भी कहते हैं, सॉरी मासिक नहीं मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण से दो मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, औ, ठीक है, ये दीर्घ मात्रिक स्वर है। और संयुक्त स्वर किन्हें कहेंगे दोस्तों, जो असमान स्वरों के योग से मिलते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक का चिन्ह होता है उन्हें संयुक्त वाक्य में प्लुत स्वरों का उच्चारण है। हिंदी में इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। विशेष समग्रतः आधार के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर दो होगा, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, ठीक है, प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, ठीक है। वर्ग तालिका में के अनुसार ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर में क्या डिफरेंट, ठीक है। वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर में क्या डिफरेंट है आप हमें बताइए।
सही। वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है बताइए। सॉरी, दीर्घ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में क्या अंतर है बताइए, कौन सा अंतर है। इनके जो स्वर हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, आपको ये जान जाना चाहिए। अब ध्वनि, स्वर ध्वनि एक प्रकार होते हैं बताइए। उपयुक्त तीनों होते हैं, दीर्घ होते हैं, ह्रस्व होते हैं, प्लुत होते हैं, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यूपीएसएससी वीडियो 23/12/2018 फिर सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। जिह्वा के आधार पर उत्पादित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए बोल के देखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इसको क्लियर करने का मतलब यही है कि आप चीजों को बोल के देखा कीजिए, ठीक है। मध्य स्वर कौन कौन से हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, ठीक है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि ठीक है। पश्च स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है, ठीक है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, उ, ओ, औ, ठीक है, ये जिह्वा का पश्च स्वर है। अर्धविकृत विवृत स्वर है बताइए, अर्धविवृत स्वर है कौन सा, ए। मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार खुला हो उन्हें विवृत, जैसे आ, देखिए विवृत क्या होंगे, आ बोल देखिए आ, पूरा मुख खुल रहा है, ठीक है। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो, जैसे कि ए, आ, ओ, आ, ओ, ठीक है, आ, ओ, इनमें आधा खुलता है, ठीक है। अर्धसंवृत, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ, ठीक है, उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं, ठीक है। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, उ, ठीक है। अतः दिए गए विकल्प में से ए अर्धवृत्त स्वर है, ठीक है। चीजों को बोल के देखने से क्या होगा ना कि आपकी चीजें जो हैं क्लियर होंगी, ठीक है। तो मेरी बस यही सजेशन है कि बोल के देखा कीजिए, ठीक है। जिन ध्वनि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं बताइए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है। संवृत स्वर है, वृत्ताकार स्वर है, अनुनासिक स्वर है, ठीक है, निरुनुनासिक स्वर है, देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर डी, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर ड, इया, ड, न, म के उच्चारण में वायु ध्वनियां मुख के साथ नाक से भी निकलती हैं। वृत्ताकार स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में ओठ का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, आ। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है बताइए। पश्च स्वर है, ठीक है, पश्च संवृत है, पश्च संवृत है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ पश्च संवृत स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च संवृत कहता है, जैसे कि आ, उ, ओ, आ। संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, उ, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है बताइए, अवृतमुखी कौन सा स्वर है, ई। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया। अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, ठीक है। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं, स्वर कहते हैं, जैसे कि ओ, आ। अतः दिए गए विकल्पों में से ई अवृतमुखी है। अवृतमुखी किसे कहेंगे, जैसे कि गोलाकार नहीं है, जो आपकी ओठ की आकृति है उसमें गोलाकार नहीं होती। अवृतमुखी, और वृत्तमुखी किसे कहेंगे, जिसमें आपके ओठ की जो आकृति है वो गोलाकार हो जाती है, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है बताइए, कंठे वर्ण, कंठे वर्ण जो कंठ से बोला जाता है बताइए। दिए गए वर्णों में अ कंठे वर्ण है, ई तालव्य वर्ण, और तथा उ ओष्ठ वर्ण है, ठीक है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है बताइए, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, सबको बोल के देखिए, म, ब, उ, आ जो है ओष्ठ वर्ण नहीं है, ठीक है।
आ ओष्ठ वर्ण नहीं है, ये कंठ ध्वनि है। उ और उ अ वर्ग के ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। निम्न में से ओष्ठ वर्ग कौन सा नहीं है, वर्ड कौन सा नहीं, बताइए ओष्ठ वर्ग कौन सा नहीं है। सबको बोल देखिए अ कौन सा है, नहीं है, नहीं कौन सा है, ओष्ठ वर्ग कौन सा है। अ आ ई उ उ उ बोल देखिए उ, ओठ आपका गोल मतलब गोल हो जा रहा होगा, ठीक है। उ जो है ओष्ठ वर्ग है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में उ ओष्ठ वर्ग है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्गों के स्थान पर भी का स्थान निम्नलिखित है, ठीक है। कंठ से क्या है, अ आ। तालु से क्या है, ई। मूर्धा से क्या है, जो मुड़ गया, मूर्धा से क्या है, ऋषि से, ठीक है। ओष्ठ किसका है, उ उ। कंठ तालु क्या है, ए ए। कंठ ओष्ठ क्या है, ओ ठीक है। कंठ तालव्य कौन सा है, बताइए। कंठ तालव्य कौन सा है, ए ए ए ए कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों लग रहा है, ठीक है। कंठ तालव्य वर्ड ए है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताइए किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताइए। ए ए जो है कंठ तालु है, ठीक है। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, बताइए ए के उच्चारण में कैसे, कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, ठीक है। कंठ तालु भी बोलते हैं। ओ और औ किस प्रकार का वर्ड है, बताइए किस प्रकार का वर्ड है, कंठोस्थ है। ओ और औ कंठोस्थ है, ठीक है। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थल, इनमें से कौन सा ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, बताइए। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, दंत है, मुधा है, दंत है, कंठ और ओष्ठ है, ठीक है। ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान होता है, बताइए तालव्य से, बोलिए। ई च छ ज झ इया बोल के देखिए, तालव्य से, ताली आपको टच हो रही है। बिना टच किए आप ई च छ ज नहीं बोल सकते। बिना जीभ टच किए ऊपर के तल से जो तालव्य होता है उसके च आप नहीं बोल सकते, ठीक है। च बोलने के लिए आपको उस पर टच होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ड कहते हैं, जैसे ई च छ ज झ इया, ठीक है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, बताइए वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ई और ई का अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। इनमें स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि, ठीक है। किस शब्द में स्वर नहीं है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, बताइए किसमें नहीं है, आज में नहीं है। बाकी कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, ये आज में नहीं है, ठीक है, आज में नहीं है, ठीक। आज शब्द में ऋषि, एक मिनट, आज शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। शेष सभी शब्दों में ऋषि स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। विवरण देखिए, कृपा क प्लस ऋषि आधा क प्लस ऋषि पर आधा प प्लस आ कृपा। कृष्ण आधा क फिर ऋषि फिर आधा श फिर आधा र फिर प्लस आ ठीक है, कृष्ण हो जाएगा। दृष्टि द फिर ऋषि र प्लस आधा श प्लस आधा ट फिर र, दृष्टि। आज में क्या है, आ प्लस ज प्लस आज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, बताइए। वृष्टि, वृष्टि में हुआ है, ठीक है। वृष्टि शब्द में कृषि मात्रा का उपयोग हुआ है, मतलब सॉरी कृषि में ऋषि की मात्रा का उपयोग होता है। यथा वृष्टि व आधा मतलब ऋषि र प्लस श फिर आधा ट प्लस ई, से शब्दों में र व्यंजन के अलग अलग रूपों में प्रयोग हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक अनुनासिक है, बताइए। कौन से, संभावित, संभावना, संभव, संभालना, संभालना, संभालना। निम्नलिखित में संभालना शब्द में अनुनासिक, ठीक है, जो नाक से हो। संभालना अनुनासिक, अनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि उच्चारण में नाक से वायु की कम मुख से अधिक निकलती है, ठीक है। संभालना, संभालना, संभव, संभव। हिंदी में यह विशेष चंद्र बिंदु के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, बताइए। व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अर्थात प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक स्वर में व्यंजन में स्वर होते हैं, जैसे
क प्लस आ क, ख प्लस अ ख, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए, आपसे बहुत लोग पूछते हैं कितनी है, 33 है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानेंगे, जो इस प्रकार है, ठीक है। देखते हैं 33, हम लोग देखो क्या दिन आ गए, कथा पढ़ने पड़ रहे हैं। क्या है, कथा दादा अंगा, जैसे जैसे इया कथा न पफम य, ठीक है, पफम, ठीक है, य अलावा स श श ह, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन है जो यथा छत्र अत्र अज्ञा और श है, ठीक है। क्या है, छत्र अत्र अज्ञा और श है, ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी बताइए, कंठ ध्वनियां कौन सी, कंठ क और ख, पहला जो वर्ग आता है क और ख, कंठ ध्वनियां होती है, ठीक है। कंठ ध्वनियां, कंठ ध्वनियां च ज, तालव्य ध्वनियां ट ठ, मूर्धन्य ध्वनियां य और अलावा अंश ध्वनियां, ठीक है। क और ख क्या है, कंठ ध्वनियां, एक मिनट बता दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा बता दे रहा हूँ। कंठ ध्वनियां क्या है, क और ख जो है कंठ ध्वनियां आती है, ठीक है। च ज छ तालव्य ध्वनियां, ठीक है। ट और ड मूर्धन्य ध्वनियां, ठीक है। और ध्वनि तथा य और अलावा अंतस ध्वनियां, ठीक है। कौन सा उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, दंत, दंत देखिए म प फ, ठीक है। दंत देखिए कौन कौन से उच्चारण स्थान में आता है, जो बी वर्ग है उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से त ल दंत वर्ग में शेष म फ उ ओष्ठ है, ठीक है, डी। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान कंठ, घ, घ बोल के देखिए। उक्त विकल्पों में घ का उच्चारण स्थान कंठ है, जो अ आ क वर्ग एवं ह विसर्ग कंठ ध्वनियां है, ठीक है। हिंदी की 100 ध्वनियां हैं बताइए, 100 ध्वनियां क्या है, स, स तालव्य, स बोल के देखिए, स तालव्य, ठीक है। हिंदी का 100 वर्ड तालव्य ध्वनि आता, तालव्य वर्ड ई च छ ज झ इया और य है, ठीक है। नेक्स्ट तालव्य व्यंजन है बताइए, तालव्य व्यंजन क्या है, च छ ज झ, ठीक है, तालव्य व्यंजन है, ठीक है। च छ ज झ तालव्य व्यंजन है, ठीक है। च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए, तालु है, तालु है, ठीक है। अभी ऊपर पढ़े हम लोग, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। य का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, य, य, य बोल के देखिए, य, य, य तालु है, ठीक है। निम्नलिखित में तो तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य ध्वनियां कौन सी बताइए, श, श, श। यूपी कांस्टेबल 8/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से 100 तालव्य ध्वनियां, अतः मूर्धन्य ध्वनियां, प ओष्ठ ध्वनियां और कंठ ध्वनियां है, ठीक है। हिंदी का तालव्य ध्वनियां बताइए, हिंदी की तालव्य ध्वनियां क्या है, च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ हिंदी की तालव्य ध्वनियां, ठीक है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां च छ ज झ त थ द ध, दंत ध्वनियां, ठीक है। तालव्य ध्वनियां कौन से, च छ ज झ, ठीक है। दंत ध्वनियां कौन से, त थ द ध, दंत ध्वनियां ट ठ ड ढ, मूर्धन्य ध्वनियां, ठीक है। बोल के देखिए, ट ठ ड ढ, सब में आपका जीभ मुड़ रहा है, ठीक है। मूर्धन्य ध्वनियां प फ ब भ, ओष्ठ ध्वनियां, बोल के देखिए, प फ ब भ, ओष्ठ ध्वनियां, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसका एक्सप्रेशन दिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा चीज क्लियर करा दे रहा है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान अभी हम लोग पूरा क्या चालू है, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। च च च च बोल के देखिए, किसे लग रहा है, तालव्य से लग रहा है, ठीक है। च वर्ग, च छ ज झ इया ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं, कंठ में क ख ग घ, ठीक है। और दंत में त थ द ध न ध्वनि आती है, ठीक है। ध वर्ग का उच्चारण स्थान डैश और वर्ग है, रिक्त स्थानों हेतु विकल्प चुनिए, ठीक है। ध वर्ग, ट वर्ग का चौथा, ठीक है, क्या है, ध वर्ग का स्थान ट वर्ग का चौथा, ठीक है। ध वर्ग का उच्चारण सन्मुद है, ट वर्ग का चौथा वर्ग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ग उच्चारण दृष्टि से दंतनीय है बताइए, दंतनीय है, तो ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है, ट वर्ग वर्णों के उच्चारण के मूर्धा से होता है, शेष त वर्ग के अतः व्यंजन दंत है, ठीक है। निम्न में से दंत ध्वनियां हैं बताइए, निम्न में से दंत ध्वनियां कौन सी हैं, तो जो है वो निम्न में से दंत ध्वनियां है, ठीक है। अब थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, मुंह दुख गया, ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ब्रेक नहीं लेंगे, क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम देते हैं। उक्त विकल्पों में त ध्वनियां, दंत ध्वनियां, अतः दंत ध्वनियां त वर्ग के बड़ा स्थान स है, अतः कंठ ध्वनियां छ, तालव्य ध्वनियां प, ओष्ठ ध्वनियां, ठीक है। निम्न में से दंत वर्ड है बताइए, दंत वर्ड कौन से है,
त जो है वो दंत वर्ण है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से त दंत वर्ण है, अतः त वर्ग के सभी वर्ण दंत है, अतः य ड़ च वर्ग के सभी वर्ण तालव्य है और उ ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। निम्न में से कौन दंत ध्वनि है, बताइए दंत ध्वनिया कौन से, ल जो है वो दंत ध्वनि है, ठीक है। मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के उनके उच्चारण के स्थान पर संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे संपूर्ण विवरण देख दिया, ठीक है। उच्चारण स्थान फिर व्यंजन कौन कौन से, कंठ से कौन कौन से हैं बताइए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कंठ से कौन कौन सा है बताइए, एक मिनट पूछिए। कंठ से आता है क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ठीक है। तालु पे से कौन सा आता है च छ ज झ ञ और य और स, ठीक है। मुधा वर्ण का उच्चारण स्थान आता है ट ठ ड ढ र और स, ठीक है। दंत से आता है त थ द ध न ल और स, ठीक है। ओष्ठ से आता है प फ ब भ म, दंतोष्ठ से आता है व, ठीक है, व, अतः ल दंत ध्वनि है, ठीक है। ल क्या है, दंत ध्वनि है, ठीक है। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, बताइए अभी हमने पढ़ा है ओष्ठ होते हैं। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। दंत व्यंजन त थ द ध न है, ठीक है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ ञ है। कंठ व्यंजन क ख ग घ अंग है, ठीक है। हिंदी की ब ध्वनियां है, ब बताइए क्या है, ओष्ठ ध्वनियां है। हिंदी में ब ध्वनियां ओष्ठ ध्वनियां प वर्ग के वर्ण में ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। व का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, दंतोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। व व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है बताइए, दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी है, व जो है वो दंतोष्ठ है। दिए गए विकल्पों में व ध्वनियां दंतोष्ठ है, थ दंत ध्वनि तथा प और म ओष्ठ ध्वनियां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता, बताइए ट वर्ग में कौन सा नहीं आता, ध जो होता है वो ट वर्ग में नहीं आता, ठीक है। बाकी ट ढ ड जो क्या है ट वर्ग में आते हैं, ठीक है। दिए गए वर्णों में ध व ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक में 5 व्यंजन शामिल है। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्णों के अनुसार रखा गया, जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, ट वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है। 5वें वर्ग में इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बताइए, यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतःस्थ व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन की ध्वनियां हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है बताइए, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में, क च प द, क च प द, ठीक है। क च प द सभी स्पर्श व्यंजन है, अन्य विकल्पों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्न में से अंतःस्थ कौन सी व्यंजन है बताइए, स, ठीक है। अंतःस्थ कौन सा है, स, एक मिनट। स नहीं है दोस्तों, क्या है, वह है, ठीक है। स नहीं है, एक मिनट मैं बता देता हूँ, स नहीं है, ठीक है, वह है, ठीक। दिए गए स्वर में वह अंतःस्थ व्यंजन है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होते हैं उन्हें वर्ण अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। मुझे लगा था उष्म, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में य तालव्य और र मूर्धन्य और ल दंत और व दंतोष्ठ तथा 4 अंतःस्थ व्यंजन में से य व अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, यह जो है अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। यह अंतःस्थ व्यंजन है, इसे अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। व व्यंजन है बताइए, अभी पढ़े अंतःस्थ व्यंजन है वो अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक है, य र ल व। उसमें व्यंजन स स स ह, ठीक है, स स स। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का
दूसरा और चौथा व्यंजन क्या है, महाप्राण। ये नोट करने वाली पॉइंट है। प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, जैसे क, ख, ग और घ है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो घ अंग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है, और चौथा, जैसे क वर्ग में जो दूसरा है ख एक महाप्राण है, महाप्राण है, ठीक है, और घ जो है वो एक महाप्राण है, ठीक है, ठीक है। अघोष, अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग में तो पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, तथा सौ सौ सौ, ठीक है। पहला क, जैसे क वर्ग में पहला और दूसरा ख क्या है, अघोष है, ठीक है, अघोष है, और सौ 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 अघोष है, ठीक है। याद में समझ में आ गया। और अलावा किस प्रकार के व्यंजन है बताइए, अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। और अलावा अंतस्थ व्यंजन, जबकि उष्म व्यंजन 100 है, और स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 25 होती है। अयोग वाहक में अंत, अंग और अ को शामिल किया जाता है, ठीक है, अयोग वाहक में। हिंदी वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं बताइए, और अलावा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी, पुनर्निरीक्षक, पुनर्निरीक्षक, परीक्षा, ठीक है, पुनः परीक्षा 4/12/2016। य और अलावा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। च छ ज झ स्पर्श व्यंजन तालव्य है। सौ सौ स ह उष्म व्यंजन है। छत्र अत्र अज्ञर श क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। उष्म व्यंजन कौन सा है बताइए, अभी हमने पढ़ा उष्म व्यंजन क्या है, ह। ऊपर दिए गए वर्ण ह उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों की उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकलते हुए ऊष्मा उत्पन्न करे, उसने उष्म व्यंजन कहते हैं। सौ 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 ह कौन उष्म व्यंजन नहीं है बताइए, कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है, ग जो है उष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। दिए गए वर्णों में ग उष्म व्यंजन नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है, इसका उच्चार स्थान कंठ है, शेष वर्ण उष्म के व्यंजन है, ठीक है। अंतःस्थ और उष्म व्यंजन, एक मिनट, अंतःस्थ उष्म व्यंजन, उष्म वर्ण कितने हैं बताइए, अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। अंतःस्थ उष्म वर्णों की संख्या 8 है। हिंदी में वर्णमाला में कुल 12 ध्वनियां, जिनमें से 4 अंतःस्थ और 4 उष्म व्यंजन है। य और ल व अंतःस्थ व्यंजन स स स और ह है, ठीक है। उष्म व्यंजन है य और ल व, ठीक है, और अंतःस्थ व्यंजन है स स स ह है, ठीक है। बहुत बार इसको रिपीट कर चुके हैं आप, ये आपको अब आ जाना चाहिए। जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं बताइए, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित संयुक्त व्यंजन होता है, व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे छत्र, क, आधा क और श, त्र क्या है, त आधा त और र, अज्ञा, ज और य, ठीक है, श और र, ये संयुक्त व्यंजन है। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है बताइए, और जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। छत्र अत्र अज्ञ श संयुक्त व्यंजन, जबकि फ स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताइए, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, आपको साफ साफ समझ आना चाहिए। ग जो है संयुक्त व्यंजन है, कितनी बार बताया जाए, क्यों, अज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन जो और इया वर्णों के संयोग से बना है। ढ स्पर्श व्यंजन, ड दीर्घ व्यंजन है, और ढ नासिक के व्यंजन है, ठीक है। ढंग जो है नासिक व्यंजन है, ठीक है। छ वर्ण किसके योग से बनता है बताइए, किसके वर्ण से बनता है, क आधा क और श के योग से बनता है, ठीक है। स्व ध्वनियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं बताइए, किसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अज्ञा वर्ण, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है बताइए, ज और य, आधा ज और य, देखिए इसको नोट करने वाला पॉइंट है, ये एग्जाम में आता है साफ साफ, पेट के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ज प्लस य के योग से क्या बनता है दोस्तों, अज्ञा बनता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग्य वाहक हैं बताइए, अयोग्य वाहक कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार तथा विसर्ग अयोग्य वाहक होते हैं। अयोग्य वाहक का अर्थ है योग्य ना होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है। ये ध्वनियां ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, परंतु इसका उपयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका
जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोग्य वाहक कहते हैं। ठीक है, ये अंग की बिंदु और अ की बिंदु, ये क्या है, अयोग्य वाहक है, दो हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, बताइए। नासिक व्यंजन कौन सा है, इया, बोलो देखिए ना से निकलेगा। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण से वायु निर्गमन केवल नाक के विवर से होता है उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहते हैं, जैसे कि ड़, इया, ड़, ढ, न, म। अतः दिए गए विकल्प में यह नासिक व्यंजन, स उष्म व्यंजन तथा ग और ज स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, या लिख के बताइए कमेंट में। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी नहीं है, बताइए। ह जो है वो संघर्षी नहीं है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान, एक मिनट, जिन वर्णों के उच्चारण से वायु में ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, स्पर्श ध्वनि के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निराबाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन संघर्ष के साथ होता है, उन्हें इस संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि श, श, स, ह, इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, इन्हें उष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रसंगत विकल्पों में श स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, स, श, श, ह कौन सी व्यंजन कहलाती है, बताइए। उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाती है, आप सभी को पता लग गया होगा। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए। स जो है वो अघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में, एक मिनट, स्वर तंत्रियों के, एक मिनट, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होते उन्हें अघोष कहते हैं, जैसे क, ख, स, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, स, श, श इत्यादि। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस श, श, श। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष, अघोष। ठीक है, और इसमें क्या कौन से प्लस आते हैं, श, सरीफा वाला स, फिर षटकोण स और फिर सांप स। ठीक है, आपको ऐसा समझ में आएगा। ठीक है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए। ग, ग। दिए गए विचरण में ग अल्प प्राण व्यंजन है। पड़त्व के आधार पर व्यंजन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य द्वार का वायु निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अम्ल होता है, और प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, पच और य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, जैसे पहला वर्ग हम देख सकते हैं, जैसे क, ठीक है, फिर ग, फिर ड़, ठीक है, अड़ा, ठीक है, अड़ा और फिर य, र, ल, व। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण, इन वर्णों के उच्चारण से मुख से अपेक्षित अधिक वायु निर्गमन होती है और विस्फोट सी अधिक स्पष्ट होता है। इसे इसे आकार की ध्वनि उत्साहित होती है, जैसे वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे और स, श, श, ह। ठीक है, व्यंजन कहे जाते हैं, जैसे कि दूसरा और चौथा वर्ग कह रहा है ना, जैसे क वर्ग में देख लीजिए, दूसरा क्या है, ख, ख वर्ग देखिए ज्यादा वायु निकल रहा है, और चौथा वर्ग क्या है, घ, घ बोल के देख लीजिए ज्यादा वायु निकल रहा है, और श, 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 श। ठीक है, महाप्राण उनको कहते हैं जो दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, हर व्यंजन के दूसरा और चौथे वर्ण से निकलता है। जैसे कि पहले व्यंजन हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ख और घ, ठीक है, और स, श, श, ह। ठीक है, और अल्प प्राण क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, और य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, बताइए। अल्प प्राण कौन सा है, क्या बोला था, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और चौथा कौन सा है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ, दिए गए वर्णों में से च व्यंजन अल्प प्राण है, शेष व्यंजन ख, थ, फ, फ महाप्राण है। देखिए, पहला, तीसरा और चौथा। चौथा क्या है, दूसरे वर्ग का क्या है, पहला व्यंजन है। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, अल्प प्राण। ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, बताइए। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह च, छ,
च ज इया, ठीक है। दिए गए विकल्प में अल्प प्राणी की ध्वनियों को मिला, च पहला आएगा, ठीक है, ज तीसरा आएगा और यहाँ क्या है, पांचवा है, ठीक है। कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है, बताइए इनमें से कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है। तो क्या है, तो ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। उपयुक्त विकल्प में तो अल्प प्राण है और शेष वर्ड महाप्राण है, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन सा है, बताइए अल्प प्राण कौन सा है, क और ग, ठीक है। अल्प प्राण कौन सा है, क और ग। दिए गए विकल्पों में से क और ग अल्प प्राण वर्ण है, ठीक है। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, बताइए बताइए, महाप्राण वर्णों वाला कौन सा, ख छ ट, ठीक है, ख छ ट। महाप्राण वर्णों वाला ख छ ट है, ठीक है। महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, बताइए व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, दूसरा और चौथा से संबंधित है, ठीक है, दूसरा और चौथा से संबंधित है। एक मिनट आपको चीज बताते हैं। देखिए जो महाप्राण है, ठीक है, एक महाप्राण को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो महाप्राण है उसमें क्या है, पहला और चौथा, ठीक है, ये महाप्राण हो गए, ठीक है। और जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण को हम लोग ए से डिकोड करेंगे, ठीक है। अल्प प्राण में क्या है, अल्प प्राण में क्या है दोस्तों, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से महाप्राण कौन सा है, बताइए थ, क्या है महाप्राण है, थ दूसरा और चौथा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए महाप्राण व्यंजन कौन सा है, घ, बताइए घ, चौथा ये, ठीक है। क ख ग घ, चौथा देख लीजिए, क ख ग घ, चौथा, ठीक है। विकल्प दिए गए विकल्प में घ वर्ड महाप्राण तथा शेष अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए महाप्राण व्यंजन कौन सा है, भ, ठीक है, भ। दिए गए में भ महाप्राण व्यंजन शेष अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। अघोष वर्ड कौन से हैं, बताइए अघोष वर्ड कौन सा है, अघोष सघोष। नाद की दृष्टि से जिन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्र या तो कंपन नहीं होता, स्वतंत्र नांत्रिक खुली होती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर जाती हुए अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग तथा सौ 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 अघोष होते हैं, अतः अन्य प्रसंगोत्तों से सौ अघोष वर्ग है, ठीक है। निम्न में से वर्ग अघोष है, बताइए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या होता है, अघोष होता है। तो पहला क्या है, इसमें पहला क्या है, क, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, दूसरा और कहीं है नहीं, ठीक है। दिए गए विकल्प में क अघोष वर्ड है, शेष वर्ड सघोष है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अघोष है, बताइए अब कौन सा इसमें से अघोष है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। च, पहला क्या है, च छ छ ही है, ठीक है। दिए गए विकल्प में च अघोष है और शेष वर्ड सघोष है। निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है, बताइए इनमें से अघोष वर्ड कौन सा है, प फ प म म, ठीक है, प पहला वर्ग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है, बताइए कौन सा वर्ड घोष है, द, द। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रतियां झंकृत होती हैं तथा उनमें नाद उत्पन्न होता है वह सघोष घोष वर्ण कहलाती है। इनके उच्चारण में स्वतंत्रतियां समीप आती है और वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ध्वनियों में कंपन होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य र ल व ह सघोष है, अतः दिए गए विकल्पों में द वर्ण घोष है, ठीक है। कौन सा वर्ग घोष नहीं है, बताइए कौन सा वर्ग घोष नहीं है, तो क्या है, एक सघोष है, पहला और चौथा, ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में त घोष नहीं है क्योंकि यह त वर्ग का पहला वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग सघोष वर्ग कहलाता है, ठीक है, अघोष वर्ग कहलाता है। निम्न में घोष वर्ग कौन सा है, बताइए घोष वर्ग कौन सा है, ज, ज, ठीक है। दिए गए वर्णों में ज घोष वर्ग शेष अघोष है। अब सघोष वर्ग कौन सा है, बताइए सघोष वर्ग कौन सा है, ब। दिए गए विकल्प में बस सघोष वर्ग है, शेष सभी वर्ग अघोष है, ठीक है। काकल्य वर्ण कौन सा है, बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी, ह जो होता है वो कैकल्य वर्ण है, ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में से ह कैकल्य ध्वनि है। जिन ध्वनियों के उच्चारण की मुख गुहा खुली हो और वायु बंद कंठ से होकर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें काकल्य वर्ण ध्वनि कहते हैं। यह अंतःस्थ व्यंजन और स उष्म व्यंजन है। ध और ट वर्ग का पंचम अक्षर है, ये काकल्य वर्ण। र का विवरण है, बताइए र का विवरण है, बताइए। वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन, ठीक है। र का विवरण है वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। वत्सर्य ध्वनियां दांतों और मसूड़ों के मिलने के स्थान अर्थात दंत मूर्त को वर्ष कहते हैं तथा इन स्थान से उचित ध्वनियां वत्सर्य कहलाती हैं तथा ध्वनि वर्णमाला में न, र, ल, स, व वत्सर्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। लुंठित ध्वनियां, जिन ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग मुड़कर वर्ष को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उन्हें लुंठित ध्वनियां, जिह्वा के कंपन के कारण उन्हें लुंठित कहा जाता है। सघोष, जिन प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व, ह सघोष है। अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताइए। ल जो है एक पार्श्विक है, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग वर्ष के साथ संपर्क करती है तथा जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ल ध्वनियां पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, बताइए। य जो होता है एक अर्धस्वर कहलाता है। य और व अर्धस्वर कहलाती हैं। र लुंठित ध्वनियां तथा ल पार्श्व ध्वनियां। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियां और सघोष अघोष और महाप्राण ध्वनियां है, ठीक है। ख, ठीक है। स्पर्श ध्वनियां कंठ ध्वनियां अघोष और महाप्राण ध्वनियां ख है, ठीक है। स्पर्श ध्वनियां पंचम वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श ध्वनियां। कंठ ध्वनियां क, ख, ग, घ, अंग, अ तथा ह, ठीक है। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और य, र, ल, व। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ठीक है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? बताइए। मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। मात्र में, एक मिनट, मातृभूमि म प्लस आ प्लस त प्लस ऋषिरम और उसके बाद से क्या है? ऋषिरम प्लस भ प्लस उ प्लस म प्लस ई, मातृभूमि, ठीक है। मात्र म प्लस आ प्लस त अरम। क्रम क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। मृदा म प्लस उ प्लस र प्लस धा प्लस आ, ध प्लस आ मृदा। अनुस्वार के संबंधों में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? बताइए। इसके अंग के रूप में लिखा जाता है अनुस्वार, उपयुक्त नहीं है। इसे अंग के रूप में लिखा जाता है, यह उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अनुस्वार एक व्यंजन, एक मिनट। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि, उसके उच्चारण से में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंग, पंच, अंग, अंश, पंच, अंग। इसका उच्चारण पंचम आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनियां प्रकट करने के लिए पर्श्व बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में मूल ध्वनियों के लिए जो जिह्व माना लिया जाए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अन्य हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है स्वर के वे वर्ड जो अन्य वर्णों की सहायता से बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ठीक है। और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जब एक ही ध्वनि, एक मिनट, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? बताइए। द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि कहलाती है, ठीक है। जब एक ही ध्वनि द्वित्व युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियां प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उन्हें संयुक्त ध्वनियां कही जाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, कालंत इत्यादि, ठीक है। जिन स्वरों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए।
अक्रांत कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। अंग तथा अह अयोग्यवाहक ध्वनियां तथा य और ल अंतःस्थ ध्वनियां है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज है। हिंदी शब्दकोश में छत्र का श का काम किस वर्ण के बाद में आता है बताइए? क के बाद में आता है। ठीक है, हिंदी शब्द में श का काम क वर्ण के बाद में आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो क और श वर्णों के युग से मिलकर बना है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा बताइए? शिक्ष, शिक्ष शब्द सबसे पहले आएगा। विकल्प में दिए गए शब्दों के शब्दकोश के अनुसार क्रम इस प्रकार होगा: शिक्ष, ऋग्वेद, ऋण, शीर्षु। ठीक है, सिडु। ठीक है, शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। ठीक है, शीर्ष श्री मतलब ऋषि क प्लस श प्लस अ, ऋग्वेद ऋषि ग प्लस व प्लस ए प्लस द प्लस अ। ठीक है, ऋण ऋषि ड़ प्लस अ, ऋषु ऋषि ड़ प्लस उ। ठीक है, शब्दकोश की कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? आंख। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार प्रश्न शब्दों के क्रम इस प्रकार होंगे: आंख, आंच, आकार, आग। दिए गए विकल्पों में वर्ण शब्द विच्छेद निम्नवत है। आंख का आ प्लस ख प्लस अ। ठीक है, आंच का आ प्लस च प्लस अ। आकार का आ प्लस आधा क प्लस अ प्लस आधा र प्लस आ। आग का आ प्लस आधा ग प्लस अ, आग। भृगु का वर्ण विच्छेद है बताइए? द प्लस ऋषु प्लस ग प्लस अ, भृगु। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है बताइए? उ प्लस आधा द प्लस य प्लस आधा य प्लस आ प्लस आधा न प्लस अ, उद्यान। ठीक है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है बताइए क्या है? कक्षा, कक्षा, कक्ष, कक्षा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है। शेष विकल्पों में उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर। तो अगर आपको ये हमारा चैप्टर पसंद है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये सारी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आपको पढ़ने में जो भी आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, ये यूपीएसएससी पैट, सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, और देखिए मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट करके बताया हूँ। हाईलाइट करने से क्या होगा ना कि ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सारे चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जीके जीएस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पूरे 1000 कुछ पेज की बुक है, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर मैं पूरी उस बुक को कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों आप मुझ पर भरोसा बनाए रखिए, 1 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि उस पूरी बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे। आपका आने वाला जो एग्जाम है यूपी पुलिस और यूपी एसएससी पैट की जो एग्जाम है, और जो भी वीडियो और जितने भी एग्जाम है, ठीक है, यूपी स्टेट जिसमें हिंदी आता है, सबके लिए बहुत बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।